नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बोर्डवाला। आज हम लोग क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति, इस अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे। और एग्जाम में आप लोगों का जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, मैं उस क्वेश्चन को तो बताऊंगा ही साथ इस चैप्टर में उससे रिलेटेड मैं डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को, ताकि बाद में आप लोगों को चैप्टर को पढ़ने का जरूरत ना पड़े और इसी में आप लोगों को समझ में भी आ जाए। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि पूछा जा रहा है कि फ्रांस में आतंक का माहौल कब था। फ्रांस में आतंक का माहौल के बारे में बात करें तो 14 जुलाई 1789 को, ठीक है, मतलब 1789 ईस्वी को था। अब इसके पीछे कारण क्या था कि आतंक का माहौल फैला हुआ था। तो देखिए यहाँ पर एक अफवाह थी कि सम्राट जो है सेना को शहर घुसने और नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश देने वाला है। एक अफवाह फैला हुआ था कि सम्राट ने क्या किया है कि सेना को आदेश दे दिया है कि आप शहर के अंदर जाओ और नागरिकों पर गोली चलाओ, ठीक है। और जब ये अफवाह फैल गई तो जिसके कारण फ्रांस में आतंक का माहौल फैल चुका था कि लोगों में आतंक की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी, ठीक है। और यही कारण था कि फ्रांस में आतंक का माहौल फैलने का। यदि हम लोग बात करते हैं इसमें अगला क्वेश्चन पर, तो जो कि है कि बास्टिल का किला को कब तोड़ा गया। तो बास्टिल का किले के बारे में बात करें तो 14 जुलाई 1789 को तोड़ा गया था। अब क्यों तोड़ा गया था, तो देखिए बास्टिल का किला जो था कैदियों को रखने का एक जेल था। बास्टिल का किला के बारे में यदि बात करें तो बास्टिल का किला जो था वो कैदियों को रखने का एक जेल था और जिससे लोग नफरत करते थे। अब लोग नफरत क्यों करते थे, तो लोगों को नफरत करने के पीछे कारण भी था। सबसे पहले तो लोगों को ही पकड़ पकड़ के, मतलब जिस पर शक होता था या राजा के साथ जो दुश्मनी करता था या राजा के विरोध में जो जाता था, उनको पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता था। और इसी के कारण लोग उससे बहुत ज़्यादा नफरत करते थे और जिसके कारण लोगों ने क्या किया, उस चीज़ को तोड़ दिया, ठीक है, कि ना रहेगा बास्टिल का किला और ना उसको पकड़ करके जेल में डाला जा सकता है। और इसी के कारण लोगों ने क्या किया, उसको तोड़ दिया था, ठीक है। आगे यदि हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं तो क्वेश्चन हम लोगों को पूछा जा रहा है कि लुई 16 फ्रांस का शासक कब बना। तो यदि लुई 16 के बारे में बात करें तो लुई 16 जो है 1774 को, मतलब 1774 ईस्वी को फ्रांस का शासक बना था। और हम लोग यदि उस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात करते हैं तो इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि लुई 16 बुर्बो राजवंश का था। मतलब लुई 16 के बारे में बात करें तो वो बुर्बो राजवंश के राजा थे या बुर्बो राजवंश के थे, ऐसे आप लोग कह सकते हो। और जब वो फ्रांस का शासक बना तब उसका उम्र सिर्फ 20 वर्ष का था। आप लोगों को ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब लुई 16 फ्रांस का शासक बनता है उस समय उसका उम्र कितना था। तो यदि हम लोग बात करें तो बुर्बो राजवंश का जब वो राजा बनता है उस समय उसका उम्र सिर्फ और सिर्फ 20 वर्ष का था, ठीक है। आगे यदि हम लोग क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि लुई 16 का विवाह किसके साथ हुआ। यदि हम लुई 16 का विवाह के बारे में बात करते हैं तो लुई 16 का विवाह जो है मैरी एंटोनेट के साथ हुआ था, ठीक है, मैरी एंटोनेट के साथ। अब यदि हम लोग मैरी एंटोनेट के बारे में थोड़ा सा बात करें तो मैरी एंटोनेट ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, ठीक है। एक होता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जो है अलग देश है, ठीक है, और ऑस्ट्रिया जो है ये अलग देश है। ऑस्ट्रिया के बारे में बात करें तो ये एक यूरोपीय कंट्री है, यूरोपीय देश है, ठीक है। आगे यदि हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं तो अगला क्वेश्चन हम लोगों को पूछा जाता है कि फ्रांस के राजदरबार को क्या कहा जाता था। यदि हम लोग फ्रांस का राजदरबार के बारे में बात करें तो उसको वर्साई कहा जाता था। और यदि बात करें वर्साई या तो फिर वर्सेलिस जो था वो राजा का महल भी हुआ करता था, जहाँ पर राजा जो है रहा करते थे। और राजा के महल पर भी ही क्या होता था कि बहुत सारे मंत्रियों के बीच बैठक भी होती थी और इसी के कारण उसको राजदरबार भी कहा जाता था, ठीक है। और ये कहाँ होती थी, तो फ्रांस का राजदरबार को क्या कहा जाता था, तो वर्साई कहा जाता था, या तो फिर अंग्रेजी में आप लोग बात करो तो उसको वर्सेलिस के नाम से जाना जाता था, ठीक है। यदि हम लोग अगला क्वेश्चन पर आते हैं तो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रांस का मुद्रा क्या था। तो यदि हम लोग फ्रांस के मुद्रा के बारे में बात करें तो उसका नाम था लिब्रे, ठीक है। और यदि इसके बारे में थोड़ा सा बात करें तो फ्रांस की मुद्रा लिब्रे थी, जिसे 1794 ईस्वी को, मतलब 1794 ईस्वी को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। यदि हम लोग इसके बारे में बात करते हैं लिब्रे के बारे में कि इसका 1794 ईस्वी को समाप्त कर दिया गया था, इसको बंद कर दिया गया था, ठीक है। आगे यदि हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट्स में बटा हुआ था। यदि हम लोग 18वीं सदी के बारे में बात करें तो फ्रांसीसी समाज जो था वो 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। और इससे रिलेटेड आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम स्टेट्स में कौन थे, द्वितीय स्टेट्स में कौन थे। तो यदि हम लोग बात करें यहाँ पर तो फ्रांस का सम्राट जो 3 स्टेट्स में बटा था, पहला था प्रथम स्टेट जिसमें पादरी लोग आते थे, ठीक है, मतलब चर्च के लोग जो थे वो आते थे। दूसरा था द्वितीय स्टेट जिसमें कुलीन वर्ग के लोग आते थे। और तीसरा था तृतीय स्टेट्स के लोग जिसमें बड़े व्यवसायी आते थे, व्यापारी आते थे, वकील आते थे, किसान आते थे, कारीगर, किसान, मजदूर, ठीक है। यहाँ पर बड़े किसान छोटे किसान के तरह आप लोग बोल सकते हो। उसके बाद नौकर आते थे। ये सभी जो थे ना
वो फ्रांसीसी समाज में बटे हुए थे, 3 स्टेट्स में बटे हुए थे। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो हम लोगों को और भी कुछ बताया जा रहा है कि जैसे चर्च द्वारा किसानों से लिए जाने वाले कर को क्या कहा जाता था। यदि हम लोग बात करें किसानों से, दो व्यक्ति नहीं बोल सकते हैं कि एक तो चर्च के द्वारा टैक्स लिया जाता था और दूसरा राजा के द्वारा टैक्स लिया जाता था। तो चर्च के द्वारा जो टैक्स लिया जाता था उसको बोला जाता था टाइड। ठीक है, और दूसरा यदि हम लोग बात करें कि सरकार या राज्य द्वारा लोगों के लिए लोगों से लिए जाने वाले जो कर था उसको क्या कहा जाता था, तो राज्य द्वारा जो लिया जाता था उसको बोला जाता था टाइल। ठीक है, इसको टाइल के नाम से जाना जाता था। देखिए, यदि हम लोग इस पर और थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो देखिए, राज्य द्वारा या फिर सरकार द्वारा बात करें तो इसका मतलब होता है कि वहाँ पर राजा के द्वारा टैक्स लिया जाता था। राजा के द्वारा भी एक टैक्स लिया जाता था जिसको और एक नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। ठीक है, तो लोगों से जो प्रत्यक्ष कर लिया जाता था वो भी टाइल के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, जो कि राजा के द्वारा लिया जाता था। कभी कभार जो आप लोगों का क्वेश्चन को जो है घुमा फिरा के दे सकता है, तो घबराने वाले कोई बात नहीं है, मैं आप लोगों को सारा का सारा बता दूंगा। बस आपको छोटा सा काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है। तो शेयर कीजिएगा, मेरा भी मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा और आपके लिए मैं इससे भी अच्छा वीडियोज बनाता रहूँगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन से पहले इसको थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि टाइड, जैसे धार्मिक कर, जो टाइड होता था जो चर्च के द्वारा लिया जाता था उसको धार्मिक कर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, और टाइल कर, जो टाइल होता था उसको प्रत्यक्ष कर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, जैसे कि अभी आप लोगों को मैंने बताया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक किसने लिखा। यदि इसके बारे में बात करें तो जॉन लॉक के द्वारा लिखा गया था। और जॉन लॉक जो कि एक दार्शनिक थे जिन्होंने निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। यदि जॉन लॉक के बारे में बात करें तो जॉन लॉक जो थे एक दार्शनिक थे। दार्शनिक कौन होता है, तो दार्शनिक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो क्या होता है कि हर एक चीज़ों को देखते हैं कहने का मतलब अलग अलग जगह पर घूमते हैं, उनके बारे में कुछ यदि नया चीज़ उसको देखते हैं तो उसको वो अपनी किताबों में लिखते हैं या उसकी आलोचना करते हैं या उसकी तारीफ करते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है दार्शनिक। ठीक है, आगे यदि बात करते हैं तो और एक पुस्तक है जिसका नाम है द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना किसने की, कि इसको मॉन्टेस्क्यू ने किया था। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू या तो फिर कहीं कहीं मॉन्टेस्क्यू के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो इस किताब को मतलब द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक जो पुस्तक है इसको मॉन्टेस्क्यू के द्वारा ही लिखा गया था। ठीक है, आगे हम लोगों का क्वेश्चन है कि लुई 16 ने स्टेट्स जनरल की बैठक कब बुलाई। यदि लुई 16 के बारे में बात करें तो इन्होंने स्टेट्स जनरल की बैठक 5 मई 1789 ईस्वी को, मतलब 5 मई 1789 ईस्वी को बुलाई थी। ठीक है, अभी यदि बात करते हैं स्टेट जनरल के बारे में थोड़ा बहुत, तो हम लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी। ठीक है, जिसमें तीनों स्टेट्स अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, क्योंकि सरकार तीनों के अनुमति के बिना कर नहीं बढ़ा सकता था। तो यहाँ पर स्टेट जनरल जो था वो एक राजनीतिक संस्था होती थी जिसमें तीनों स्टेट्स कौन सा, प्रथम स्टेट्स, द्वितीय स्टेट्स और तृतीय स्टेट्स। ठीक है, इन तीनों के द्वारा जो अपना अपना प्रतिनिधि भेजा जाता था और क्योंकि सरकार जो है इन तीनों के अनुमति के बिना जो है कर नहीं बढ़ा सकता था। ठीक है, देखिए ये चैप्टर वैसे बहुत बड़ा है, ठीक है ना, लेकिन मैं प्रयास करूंगा आप लोगों को कि इतना जल्दी खत्म कर दूं कि आप लोगों को समझ भी नहीं आए। ठीक है, मतलब समझ में, चैप्टर समझ में आएगा, मतलब खत्म कब हो जाएगा ये आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, क्या तो इसमें कुल मिलाकर के 33 क्वेश्चन मैंने बनाया है। ठीक है, और अभी हम लोग पढ़ रहे थे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो अभी देखिए मैं आप लोगों को 8 बोर्ड है 13, अभी 13 बताने वाला हूँ। 14 तक अभी इसमें बताऊंगा और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो यदि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि बिल्कुल चाहिए, मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और यदि आप बोलोगे नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए मुझे सोचना पड़ेगा। खैर, तो आगे यदि बात करते हैं द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखा, तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के बारे में बात करें तो ये रूसो के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, रूसो एक व्यक्ति था, लेकिन कौन सा व्यक्ति था, ये भी एक दार्शनिक थी। रूसो के बारे में बात करें तो रूसो एक दार्शनिक थी। ठीक है, आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 14 पर, इसमें पूछा जा रहा है कि तीसरे स्टेट्स ने खुद को कब नेशनल असेंबली घोषित किया। तो तीसरे स्टेट्स ने खुद को जो 20 जून 1789 को नेशनल असेंबली घोषित किया। इससे रिलेटेड अभी बहुत कहानी बाकी है। ठीक है ना, और भी आप लोगों को इंटरेस्ट आएगा और भी मज़ा आने वाला है। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के अपना फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है,
तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।